नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम नेता तुम ही हो कल के में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश नादिच और आज इस कार्यक्रम के लिए हम आ पहुंचे हैं JECRC यूनिवर्सिटी में, जहां पर हर विषय के विद्यार्थी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे। देश के चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है युवाओं के मन में, किस तरह का मानस तैयार कर रहे हैं युवा अपने, और उन्हें किस तरह से वे वोट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से वोट डालने से पहले उनके जेहन में क्या कुछ किस पार्टी के बारे में चल रहा है, ये कुछ हम जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि देश के ज्वलंत मसलों पर क्या कुछ राय वे रखते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रोजगार के मसले पर हम बातचीत करते हैं। आपसे जानेंगे कि रोजगार के मसले को लेकर के जिस तरह से दोनों सरकारें हैं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रही है कि रोजगार का जो मुद्दा है वो युवाओं को सीधे सीधे कनेक्ट करता है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि जो सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा करेगी, जो सरकार वाकई में उनकी पीड़ा को पूछेगी, उसको सबसे ज़्यादा युवा पसंद करेंगे? तो क्या आप इस पर सोचते हैं? नहीं, जितने भी सर्वेज मैंने देखे उसके हिसाब से और हमारे यहाँ पे जो विचार हैं युवाओं के, जैसे हम खुद भी युवा है और जो यहाँ के युवाओं के विचार है उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। तो जो सरकार एम्प्लॉयमेंट का वादा करेगी और उसको फुलफिल करेगी उसको ही सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। और दूसरी दिक्कत क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट का वादा तो कर लेते हैं लेकिन आपके पास कोई रियल टाइम डाटा नहीं है कि आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो उसमें क्या है कि पुष्टि नहीं हो पाती है कि वादा पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ। तो सरकार को एक एम्प्लॉयमेंट देना भी चाहिए और एक कोई ऐसा तंत्र भी बनाना चाहिए कि रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो। रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो, लेकिन ये बात हमारे यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव था तब ये बात बीजेपी की तरफ से बार बार कही गई थी कि 17 लाख नौकरियां उपलब्ध करा दी गई है और कौशल विकास के जरिए ये दावा किया गया था। आपको लगता है कि वाकई में लोगों को रोजगार मिला? हाँ सर, वाकई लोगों को रोजगार मिला था और इसमें बहुत सारी तरक्की भी हुई थी। और तो फिर क्यों हार गई चुनाव? सर इसका पता नहीं, क्योंकि शायद जनता ने नहीं चूज किया उस पर उनको, और भी इसके अलावा भी बहुत से मैटर होते हैं जिनको मानना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ इसी पे ध्यान दिया। शायद मेरे ख्याल से तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस था, गाँव में किसान नाराज थे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में थोड़ा हालत ख़राब थी, इसलिए किसानों की भी बात हो चली। आपको नहीं लगता कि किसानों के लिए जिस तरह की बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन किसानों को वाकई में कुछ मिल पाया है? कर्ज माफ़ी को किस तरह से देखते हैं? कर्ज माफ़ी तो उनके लिए एक जरिया था वोट बैंक को भरने के लिए और कुछ नहीं है। कर्ज माफ़ी से देश का ही कर्ज बचेगा और कर्ज बढ़ता जाएगा और जो देश के अंदर जो पैसा है वही जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमें कर्ज माफ़ ना करना पड़े। उनके लिए इतने रिसोर्सेज, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर इतना होना चाहिए कि उनको कर्ज माफ़ी की ज़रूरत ना पड़े, उनकी फसल अच्छी हो। तो हमारी कोशिश है जानने की कि बेरोजगारी के मसले पर क्या कुछ सोच रहे हैं युवा। इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, रोजगार के मामले पर आप लोग कुछ सोचते हैं? आप किस संकाय में पढ़ते हैं? मैं डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो आजकल युवा बहुत पसंद करते हैं, उनका सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जॉब होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसका गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, ताकि लोग उनको उन फील्ड्स में भी आगे से आगे जाने की कोशिश करें। और उन सब चीज़ों के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिलनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सके। नॉर्मली गवर्नमेंट या तो सोचती है कि बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग के लिए, पर जो मिडिल क्लास होता है वो एकदम रह जाता है इस वजह से कि गरीब वर्ग के लिए तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी। जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप कर सकते हैं, पर मिडिल क्लास ना तो वो अफोर्ड कर सकता है पर वो करना भी चाहता है, इस वजह से वो रह जाता है। तो उनके लिए भी उन्हें स्कॉलरशिप और रोजगार के बारे में गवर्नमेंट सेक्टर में जो अलग आजकल नए कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में कुछ करना। आपने एक बात कही कि प्राइवेट जॉब्स जो है उनकी स्थिति को भी सुधारे जाना चाहिए। हर युवा जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, अलावेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, मेडिकल अलावेंसेस हो गए। तो हमारे साथ में कुछ युवा है जिनसे हम जानने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार के मसले पर और किसानों के मसले पर वे क्या कुछ सोचते हैं। कुछ युवाओं से हमने बातचीत की और ये सिलसिला हम यहाँ पर लगातार जारी रखते हुए आपसे बात करेंगे कि क्या देखते हैं आप, किस तरह के मसलों को लेकर के आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के किन मुद्दों को लेकर के युवा वोट करेगा? सर, जैसे कि अभी पुलवामा में अटैक हुआ था तो उन चीज़ों को बेसिक माना गया है। जैसे बीजेपी ने बहुत कुछ करा इस टाइम पे, तो एक बहुत बड़ा जरिया बना जिससे वोट्स जो हैं वो शायद बीजेपी की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो आजकल यूथ जो है वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट चाहता है अपनी, तो एक एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जरिया बड़ा चीज़ बनेगा वोट के लिए। एयर स्ट्राइक की आपने बात की है, लेकिन एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने एक कार्ड खेली है। उन्होंने कहा है कि हमने भी अब गरीबी पर स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने नाम दिया है, और कहा है कि 72,000 रुपये हम युवाओं को देंगे और जो बेरोजगार है उनको हमारी कोशिश होगी कि न्यूनतम जो आय है वो 12,000 रुपये कर दी जाए। तो क्या लगता है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? सर देखिए, अगर ऐसी स्कीम से अगर आप समस्या का समाधान करने की सोचेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में भी देखें, वहाँ के लोगों को फ्री में दाल चावल मिल रहा है और उससे
दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो छोटे मोटे काम, मतलब आपको अगर नल ठीक करवाना है तो आपको दूसरे स्टेट से लोग चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ लोग काम नहीं करना चाहते। अब आप सोचिए, आपको अगर मैं दाल चावल रोज़ कहूँ कि आपको 4 टाइम मिल जाएगा, आप काम करना पसंद करेंगे क्या? तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और सिर्फ आपके जैसे टैक्स पेयर्स का ही पैसा वो बिगाड़ रहे हैं, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, पहले भी जो मौजूदा सरकार है उसने दावा किया था कि बहुत रोजगार देंगे युवाओं को, कुछ हो पाया है उस पर? सर, युवाओं के रोज़गार पे काम तो हुआ है। सैमसंग का प्लांट नोएडा में लगाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया था और उद्घाटन किया है उसका। और बात हम करें हमारा नेता कैसा हो, तो हमारे संसद भवन के जो गुम्बद नंबर 6 है उस पर एक संस्कृत में श्लोक लिखा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम तु हित हितम नात्म प्रियम सुखम राज्ञम प्रजानाम तु प्रियम हितम। अर्थात कि जो प्रजा का सुख है उसमें ही राजा अपना सुख देखे, जो प्रजा के हित के लिए हो उसमें राजा अपना हित देखे। तो जो राजा कोई भी अगर अपना कार्य कर रहा है, जो भी सरकार अपना कार्य कर रही है, वो जनता की भलाई देखते हुए कार्य कर रही है। अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार दिया गया, सैमसंग के प्लांट लगाए गए, गुजरात में प्लांट लगाए गए। अगर हम देश की रक्षा की बात करें तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में जो जवाबी कार्रवाई भारत सरकार को करनी थी, उन्होंने पूर्ण रूप से बिल्कुल सही कार्रवाई करी। दूसरी बात, आप सांप्रदायिक चीज़ें ख़त्म करने की बात करें तो उनमें भी कई चीज़ें बढ़ाई गई, और देश में जो आज माहौल बनाया जा रहा है वो एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, सरकार कोई भी हो, आपने बहुत अच्छी बात की कि जनहितैषी सरकार होनी चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि जनता के हित में वो काम करे और लोगों के कल्याण के लिए फैसले ले। तो ऐसी सरकार को चयन करता है युवा और आज का मतदाता भी। हमारे साथ कुछ और युवा हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रोजगार के साथ ही बात होती है आरक्षण की, और अभी हाल ही में जिस तरह से 10% आरक्षण जनरल को भी, यानी कि जो सामान्य सवर्ण है उनको भी मिल गया है, तो ऐसे में लगता है कि अब कहीं ना कहीं आर्थिक आधार वाली शिकायत आपकी दूर हुई है। सर, अभी तक तो आर्थिक आधार वाली जो स्थिति है उसके लिए शिकायत है जो कोई दूर हुई नहीं, क्योंकि अभी जैसे गुर्जरों का भी एक आंदोलन चल रहा था तो उनको 5% आरक्षण मिल चुका है। मतलब उसके लिए अभी और जो जनरल वालों का आरक्षण 10%, उसके लिए 10 लफड़े हैं कि पहले आप जाओ यहाँ पे, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट चाहिए, उसमें बहुत सारी झंझट है। मतलब अभी तक सही से लागू नहीं आया, तो उसको अभी तक मतलब लोग उसको पा नहीं पा रहे हैं सही से। और रही बात हमारा नेता कैसा हो की, तो बात ऐसी है कि आजकल कहा जाता है कि इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस इंजीनियरिंग है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है रिलीजन, और रिलीजन जैसा मतलब आदमी अगर कुछ भी नहीं हो तो आप रिलीजन के ऊपर बोल लो, आपको पैसा बहुत मिलेगा। तो सबसे पहले नेता ऐसा होना चाहिए कि जो रिलीजन से ऊपर उठकर लोग नेता तो समझते हैं ऐसे कि दलित वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। ऐसी पार्टियां जो जाति और धर्म के आधार पर अपने सियासी फैसले लेती हैं और जो चुनाव में भी उतरती हैं, वो सक्सेस नहीं हो सकती है, ये कहते हैं हमारे युवा। और जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि सियासत में जब आप किसी के सामने चुनाव उतर रहे हैं तो आप जनता के हित के मुद्दों को लेकर के उतरिए, ना कि जाति और धर्म के, जिसे युवा नकारता है और साफ इनकार करता है कि ऐसी राजनीति वे किसी भी हाल में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ और मुद्दे हैं देश के जो कि इस चुनाव को खास तौर पर प्रभावित करते हैं। उनके बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं युवा, इनसे जान लेते हैं। इस बार के चुनाव में क्या कुछ आप देखते हैं कि जो मुद्दे हैं वो प्रभावी होंगे? आपको लगता है कि किसानों के बारे में और युवाओं के रोजगार के बारे में, जिस तरह से दोनों ही दल जो हैं महत्वपूर्ण, जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, वो अपने अपने दावे कर रहे हैं, क्या कुछ युवाओं को प्रभावित कर पाएंगे उनके वादे, उनके दावे? सर, ये सब वादे जो है वो सिर्फ चुनाव के टाइम वो लोग करते हैं, लेकिन आगे वो जाकर सब भूल जाते हैं, और जब चुनाव आते हैं तभी वो कुछ करते हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे वो लोग। बस ये मतलब किस तरह से हर बार युवाओं को बरगलाया जाता है, या फिर युवाओं के लिए कोई ठोस काम भी किया जाता है? सर, काम तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करते वो खास, लेकिन कुछ वादे ही पूरा करते, सारे वो कभी नहीं करते। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। कुछ उपलब्धियां मानते हैं आप मौजूदा सरकार में अभी जो युवाओं के लिए जो उन्होंने खास तौर पर किया है? और आपके तो मैं जिस तरह से टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हूं, तो आपने अभी हैकाथॉन यहां पर करवाया है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है? सर, डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जैसे कि SIH के बारे में आपने बताया, वो एक बहुत बड़ा और नया इनिशिएटिव था जिसका बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट यंग जनरेशन पे पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, अगर वादे करते हैं तो वो पूरे भी होते हैं। बात अगर ये की जाए कि किस तरह का सरकार होनी चाहिए, तो जो हर मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर सके, शायद युवा उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस ने खासतौर पर राजस्थान में लगभग अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं ठीक ठाक उम्मीदवार हैं इस बार? और ख़ास तौर पर जयपुर में तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि
मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा वो खुद बीजेपी से मैदान में हैं और ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से हैं। क्या कहेंगे आप कि जो मौजूदा सांसद है या फिर जो सांसद रहने के साथ में जो हमको काम करने होते हैं वो उतना पूरा कर पा रहे हैं यहाँ पर? जहाँ तक इन्होंने बोला कि अभी जयपुर में काफ़ी हद तक काम हुए हैं, जयपुर मेट्रो भी बनी है, मेट्रो काम अभी चल भी रहा है शहर में, बट सिर्फ इतने काम करने से शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप, किस तरह के काम होने चाहिए? और कुछ सेफ्टी इश्यूज मतलब पूरे जयपुर में नहीं है अच्छे से, कुछ सेफ्टी इश्यूज पूरे जयपुर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप देखते हैं कि सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर हम बातचीत करते हैं। आप काफ़ी गर्ल्स यहाँ पर मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी होगा कहीं न कहीं चुनाव में, जिसको लेकर के कि महिलाएं कुछ अपने विचार रखती हैं? बिल्कुल होगा, क्योंकि भले ही बहुत कुछ किया गया है सुरक्षा के लिए, लेकिन कहीं ना कुछ चूक रह जाती है, कुछ कहीं तो रह जाता है, इतनी सेफ्टी नहीं रह पा रही है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मसला है, साथ ही साथ में महिलाओं का सियासत में कितना रोल है ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर कि बहुत बड़ी डिबेट होती रहती है, चर्चा का विषय बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ खास निखर करके सामने नहीं आ पाता। लेकिन क्या सोच रही है महिलाएं, क्या चाहती है जनता, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से मैं जानना चाहूँगा कि जो महिलाओं को सियासत में यानी कि राजनीति में लाने की जिस तरह की बात होती है, आपको लगता है कि उतना है राजनीति में महिलाओं का योगदान? आई डोंट थिंक कि लेडीज़ का इतना इन्वॉल्वमेंट है अभी गवर्नमेंट में। क्यों नहीं है? मे बी क्योंकि उनकी आवाज़ उठ के नहीं आ पा रही और थोड़ा सप्रेस हो जाती है। क्या कारण है, कौन दबाता है उनकी आवाज़ को? ओपोनेंट्स एंड द डोमिनेटिंग मेल्स। महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर भी हमने बात की है। आपको नहीं लगता कि जो महिलाओं को राजनीति में लाने की बात है तो उस पर काफ़ी कुछ काम किए जाने की अभी भी ज़रूरत महसूस होती है? अभी जो राजनीति में महिलाएं हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, क्या कहेंगी आप? यस सर, बिल्कुल कम है, बट हमेशा ये नहीं रहता है कि उनके लिए सीट्स रिजर्व करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं आप? चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं इक्वालिटी तो किधर है, दिखाओ। अगर इक्वालिटी के लिए तो जरूरी है ना कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे 33% तो कम से कम, तब जाकर के वो संख्या जो है वो आधी तो ना सही लेकिन 33% तो हो पाएगी। ये अपने आप में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है हमारे लिए कि हमारे लिए सीट्स रिजर्व होने की बात आ रही है, ऐसी आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें आधी आबादी को उसका हक मिल सके और महिलाओं को उनके हक के लिए किसी आरक्षण की ज़रूरत महसूस नहीं हो, और ऐसा समाज तभी पॉसिबल हो सकेगा, जब भी संभव हो पाएगा जबकि हम दूसरे देशों की तुलना में खुद को महिलाओं के मामले में सजग बनाएंगे और उनकी राजनीतिक समझ को विकसित करेंगे और उन्हें राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे। हमारी कोशिश है कि हम युवाओं से ये भी जान सके कि यहाँ पर जो देश के ज्वलंत मसले हैं, जिनको के लेकर के हाल ही में सुरक्षा का मसला रहा है, देश की सुरक्षा के मसले के मामले पर जो अभी एयर स्ट्राइक रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जवानों की सुरक्षा अभी देश में जिस तरह से एक के बाद एक हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं और उसमें जिस तरह से हमने अपने जवान गंवाए हैं, तो देश की सुरक्षा के मसले पर क्या आपके मन में चल रहा है? देश की सुरक्षा सबसे पहले तो जो जवान शहीद हुए वो सबसे पहले तो दुखदपूर्ण घटना थी पूरे देश के लिए। और अभी आप इसके पहले बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो कैबिनेट में भी हमारे पास महिलाएं हैं और महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त हैं। पुलवामा हमले के बाद में देश का जो नेतृत्व किया डिफेंस में वो निर्मला सीतारमण ने किया, और विदेश मंत्रालय का तो जो विदेश नीतियाँ थी वो सारी सुषमा स्वराज ने पूरी करी। और अब हम हमलों की बात करें तो हमें जो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसे और मजबूत करना चाहिए, और उसके लिए हमने अभी जो राइफल्स हैं उन्हें हमने वो भी कहा कि महिलाएं पूरी तरह से मजबूत है। 545 सांसद होते हैं लोकसभा में और उसमें से महज 62 की संख्या है। कहाँ पर हैं आप महिलाओं? जी, आप ये क्यों देख रहे हैं कि संसद भवन में ही आप क्यों? आप तो यहाँ की तुलना कर लीजिए। आप यहाँ की तुलना तो अब लड़कियों का जो क्या कहते हैं उसको, जेंडर रेशियो है, हाँ वही कम है, तो फिर आप सीट्स की बात कैसे कर रहे हैं? क्यों कम है वो कम इसलिए क्योंकि हर जो एरिया है, आप जो छोटे तबके में जाएंगे, आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उन्हें जो, और ये लड़कियां भी आजकल जो जातियों में डिवाइड हो रही हैं, जैसे अगर ऊंची जाति की लड़की हो तो काफ़ी पढ़ लेगी, निचली जाति की लड़की हो तो कम पढ़ेगी। इस चक्कर में जो है जो लड़कियां को है उन्हें पूरी तरह से इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है। महिलाओं की इक्वालिटी के लिए क्या कहेंगे आप?
सर यूजली क्या होता है कि हम जब बड़े एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देती है जो गवर्नमेंट होती है, बट जो नीचे छोटे एरियाज़ होते हैं जैसे कि गांव हो गया या कोई छोटा सेक्टर है तो वहाँ पे ध्यान बहुत कम दिया जाता है, और डेवलपमेंट वहाँ से भी होगा हमारे देश का। तो हमें इक्वल जगह पे मतलब हर जगह ध्यान दिया जाना चाहिए। तो समानता की बात निकल कर के आती है, हालांकि कितनी पूरी हो पाती है ये तो खैर आप सबको पता है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि युवा इस बात पर फोकस करता है कि देश में, समाज में हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करें जो कि समानता हो, जिसमें कि सबको एक साथ एक मौका मिल पाए और एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर कि वे खड़े हो सकें। कार चुनने से पहले क्या आधार होना चाहिए और युवाओं के जहन में क्या कुछ चल रहा है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से जो दो बड़े राजनीतिक दल अपनी चुनावी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, इस चुनावी समर में किस तरह के मुद्दों को लेकर के वो आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और आप लोगों से जो जान रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो वाकई में जो ये लड़ाई है उसमें, चुनावी लड़ाई में, ये वाकई में जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे जिनको लेकर के हम कहते हैं कि ठोस मुद्दे हैं, जिन पर काम हो पा रहा है या फिर बड़ी बड़ी बातें ही हो ही जा रही है? सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, पहली बात तो हमारा नेता ऐसा हो जो मैनिफेस्टोज बना के उनको कंप्लीट करे। दूसरी बात, हमारा नेता ऐसा हो कि सिर्फ चुनाव आने के टाइम ही वो अपना काम ना करे। अब हम देखते हैं हमारे घरों में पानी कभी कभी नहीं आता है, तो वो उस टाइम पे आने लग जाता है जिस टाइम पे चुनाव हो रहे हैं। और आप बात करें कि अर्बन एरिया की जो कर्ज माफ़ करने की हम बात करते हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जितना स्मार्ट सिटी जो उनका प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दे रही है, उतना ही अर्बन एरिया पे भी ध्यान दे कि हर जगह बिजली हो और इतना कर्ज माफ़ किया जाए फार्मर्स का, वो भी हम लोग के लिए काम करते हैं। और फार्मर्स और आर्मी तो हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों बहुत ही इक्वल तरीक़ों से ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है 100 करोड़ एक पर सिटी पे स्मार्ट सिटी को लेके, तो उतना ही अर्बन सिटी पे भी, अर्बन एरियाज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। अर्बन एरियाज़ के साथ में गाँवों के विकास की भी बेहद ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या लगता है कि गाँवों का विकास और गाँवों के मामले में जब खास तौर पर हम किसानों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी कमी आज भी अब देश जो है 70 साल के बाद आज़ादी के अब भी महसूस करता है वो कमी को? जी बिल्कुल करता है। जैसे कि गांव में आज सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी, वो भी किसानों की, कि आज ऐसी बात हो रही है कि किसानों का कर्ज माफ़ होने जा रहा है, बट वो अभी तक हुआ नहीं। और अभी भी ऐसे कुछ बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बोला है कि वो कर्ज माफ़ करेंगे, बट उनका कुछ कर्ज माफ़ हुआ है। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अगर आपको कोई नेता बना दिया जाए, अगर आपको ये बोला जाए कि चुनाव आपको लड़ना है, आपको संसद भवन तक जाना है, आपको सांसद बनना है, क्या कुछ प्राथमिकता होगी आपकी? सर मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो हमारे जवान हैं उनको पूरे एक लाइसेंस दिया जाए कि अगर आप पे हमला हो रहा है तो आप हमारी तरफ मत आइएगा, आप क्या हमें आपसे इजाज़त चाहिए, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त होगी कि आपको जो करना है करें, जो सही लगे आप करें। अच्छा, राजस्थान की बात कर लेते हैं। खास तौर पे राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ बड़े मसले यहाँ पर रहने वाले हैं चुनाव को लेकर के? आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से रोज़गार है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ पर जिस तरह से बेरोज़गारी दूर करने के लिए बेरोज़गारी भत्ता भी यहाँ पर दिया गया है, तो क्या उसका फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं? फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बट ऐसा है कि किसान अपने देश में बिल्कुल पिछड़ जाते हैं, जिसमें किसान एक बहुत इम्पोर्टेंट नस्ल है। मतलब ऐसे किसान सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारा खाना सारा जो है, हम जिस पे सर्वाइव करते हैं, वो सारा वहीं से आता है। तो उन्हें सबसे पहले जो उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। किसानों की बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी? रोज़गार का भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कि युवा सोच रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकता है, ऐसी सरकार हम चुनें। ऐसी सरकार नहीं, पर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलना चाहिए, वैसी सरकार चुननी चाहिए। किस तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो? प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी एक इशू है, और जॉब वगैरह बहुत मेजर इशू है, एजुकेशन है। हमारे कार्यक्रम का नाम है नेता तुम ही हो कल के। आप सारे युवा हैं, आप में से ही हो सकता है कि कल कोई नेता बने। किस तरह की प्राथमिकता होनी चाहिए उसके दिमाग में अभी से कि वो ये सोच करके रखे कि हम जो एक नया जो समाज का निर्माण करेंगे, एक नया देश बनाएंगे, तो वैसा होना चाहिए? सब महंगाई का एक बड़ा इशू है, और महंगाई से मिडिल क्लास आदमी भी उसको फॉलो नहीं कर पाता है, ना लो कैटेगरी के लोग होते हैं वो भी इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बाकी जो रिच लोग होते हैं वो तो कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम रहती है वो मिडिल क्लास वालों को और वैसे रहती है, क्योंकि लो क्लास वालों को तो गवर्नमेंट वैसे भी कर देती है।
मिडिल क्लास के बारे में सोचे जाना चाहिए क्योंकि महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा है। महंगी शिक्षा वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन कर के आती है। आप लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने आए, आपको यहाँ पर पेरेंट्स ने भेजा, एक बहुत बड़ा खर्चा कहीं न कहीं पेरेंट्स उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक शिक्षा जो है वो एक ऐसे स्तर पे होनी चाहिए कि सब लोग अफोर्ड कर सकें? जैसे कि आजकल हमारे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे मैं भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ, तो कुछ कोर्सेज जो होते हैं उसे हम बहुत मतलब मिनिमल वे में हम लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो वही मेन चीज़ है, वही इम्पॉर्टेंट है कि हमें उन सब कोर्सेज़ को भी इन्हीं के बराबर लाना चाहिए। आपके विचारों में किस तरह का एक युवा भारत या एक नया भारत आप देखते हैं? तो मेरे ख्याल से तो युवाओं में शक्ति, और हमारा जो इंडिया है सबसे यंग नेशन है और युवाओं के मुद्दे अपने हैं, लेकिन आखिरी अगर आप देखेंगे तो नेशनलिज्म युवाओं में इतना फैल रहा है, तो युवा हमारा ज़्यादातर जो है नेशनलिस्ट प्रवृत्ति का हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि राजस्थानी है, वो ये नहीं देखता कि आप जयपुर में, वो ये भी नहीं देखता कि आपका सांसद जो है जयपुर का है, वो ये देखता है कि सेंटर में आप किसको चुनने जा रहे हैं। हाँ, नेशनलिस्ट वाली बात आपने ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब एकजुट हो जाते हैं उसके बाद भी कितनी तरीके की चीज़ें जो सामने आती है वो चुनाव में ही आती हैं, जो आपकी एकजुटता है उसको डिवाइड करने के लिए। एकजुटता तो जैसे अभी देखी जा सकती है, वो महागठबंधन भी किया गया है, लेकिन अब वो देखते हैं कि मोदी सरकार को हराने में कामयाब होता है या नहीं होता। गठबंधन तो एनडीए भी कर रहा है, वो तो कर तो रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी सरकार एनडीए भी गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर आगे आने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरह की अपेक्षाएं हैं आप, जो नई सरकार बन करके आएगी उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? उनसे हम लोग ये चाहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिले, रोजगारी मिले, और फिर हमारे डिफेंस में जो सैनिक है उनको बचाया जाए, मतलब उनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर और क्या कहते हैं, औरतों के मतलब लड़कियों के लिए क्या कहते हैं सिक्योरिटी, मतलब उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। विमेन सिक्योरिटी पर आप क्या कहेंगे? विमेन सिक्योरिटी के लिए हमको ना मतलब इक्वालिटी मिलनी चाहिए मेन, मतलब हमारा कंट्री है स्टिल डेवलपिंग है, और विमेन हम देख सकते हैं कि हम खुलेआम घूम नहीं सकते, हमारे मतलब इतनी बाउंडेशंस आ जाती है कि लड़की को रात में घूमना मना है। क्यों ऐसा सोच में है। तो मेरा यही कहना है कि है ना, सिर्फ हमें विमेन सेफ्टी के लिए हमें सोच की बदलनी है और इस पे और भी काम करना चाहिए ताकि हम विमेन भी आगे बढ़ सके। महिलाओं की सुरक्षा समेत तमाम देश के वो मसले हैं जिन पर कि युवा जागरूक है, और जब चुनाव आएंगे तो बेहद सोच समझ करके ये अपना मतदान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ सियासी मूड हमने जानने की यहाँ पर कोशिश की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिसमें साफ तौर पर आता है कि जो तमाम ज्वलंत मसले हैं उनको लेकर के कि हमारा युवा बेहद जागरूक है, और वो ये इन सब का निचोड़ निकालने के बाद ही अपना मतदान जो है वो ठीक तरह से कर पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए कैंपस में। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।